चलो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वैसे सूक्ष्म जीव, वैसे यानी कि ऐसे इतने छोटे जीव जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही सिर्फ देखा जा सकता है, यानी कि उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी बहुत छोटे एकदम। मतलब ये समझ लो कि इस डॉट पर भी वो 10 से 20 हजार बैठ सकते हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं। तो इनको देखने के लिए हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए इसे देखने के लिए इसको जब 1665 में हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप का, बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप का जब इजाद किया, तो उसके बाद से हम लोग माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे और ऐसे ऐसे जीवों के बारे में हम लोगों ने पता किया। हालांकि जब हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप बनाया था, तब उन्होंने सबसे पहले लिविंग डेड सेल को देखा था, जो पेड़ के छाल से निकाल के लाए, और कॉर्क पर उन्होंने डेड सेल को देखा था। उसके बाद लीवेनहॉक ने, एंटोनियो लीवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवर किया किसका, लिविंग सेल का। उन्होंने लिविंग सेल का पता लगाया। वो ऑनियन के छिलके पे, छिलका नहीं, एक सल्क होता है ना, उसका एक पंखुड़ी, उसको उन्होंने लिविंग सेल के तौर पे देखा और उन्होंने बताया कि इस तरह से। हालांकि वो सेल चैप्टर है, हम लोग आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं। इस तरह से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं, यानी कि फ्रेंड है, जैसे कि हमारे कई काम में आते हैं। और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं जानते थे, इनसे फैली हुई बीमारियों को अंधविश्वास में डाल देते थे, धार्मिक चीजों से जोड़ दिया करते थे। लेकिन जब साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप का इजाद कर लिया, हम लोगों ने इसके बीमारी के और इसके इलाज के बारे में भी विचार करने लगे। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी फैलता है, उसी से दवाइयां भी बनाई गई, जिसे हम लोग आज पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को माइक्रो बायोलॉजिस्ट या माइक्रो बायो कहते हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। आज चलते हैं बैक्टीरिया, जो कि पहला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम पढ़ते हैं इसके विषय में। बैक्टीरिया जिसका साइज 1 mm का 1000वां भाग होता है। 1 mm का 1000वां भाग बैक्टीरिया, ये बहुत ही छोटे होते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि इतने छोटे से डॉट पर, बहुत छोटे से डॉट पर 10 से 20,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उस पर बैठ सकता है। यह बैक्टीरिया बैसिलस शेप का, बैक्टीरिया कई शेप भी आते हैं। कई बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी है, उसके लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कई बैक्टीरिया अलग अलग शेप के आते हैं, जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है। कोकी बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप का होता है, अंडाकार शेप। रॉड शेप का मतलब कुछ लंबे लंबे आते हैं, कुछ लंबे लंबे इस तरह से आते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद फाइब्रो बैक्टीरिया जो होता है कॉमा के शेप में होता है। कॉमा के शेप में कुछ इस तरह का होता है, बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा एस्पाइरिलिया स्पेरिकल शेप का होता है, अंडाकार शेप का होता है। तो बैक्टीरिया 4 शेप के हैं, इससे भी ज्यादा शेप के हैं, हम लोगों ने इतने विषय में जानते हैं। तो बैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। कई बैक्टीरिया ऑक्सीजन द्वारा सांस लेते हैं और कई नहीं भी लेते हैं। और भी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कई बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। हालांकि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक एनारोबिक हैं, और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं केवल बैक्टीरिया और भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है। बहुत सारे बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरे सड़े गले चीजों को खा लेते हैं, जैसे हम लोग सेप्रोट्रॉपिक चैप्टर में, न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़े हैं। इसके अलावा ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक के अलावे इनका ग्रोथ बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। इनका ग्रोथ बाइनरी फ्यूजन, यानी एक सेल दूसरे सेल को डिवाइड कर लेगा और इस तरह से डिवाइड करते करते यह घंटों में ही करोड़ों की जनसंख्या में बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। इस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो यह बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि जब यह हमारे शरीर में घुसते हैं तो यह हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, एयर के माध्यम से, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ही नहीं ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म करीब करीब हर जगह पाए जाते हैं। बर्फ में भी पाए जाते हैं,
डिजर्ट में भी पाए जाते हैं, माउंटेन में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, डेड सी में भी पाए जाते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेस में पाए जाते हैं, स्पेस में कुछ भी नहीं, स्पेस में कोई नहीं। इस विषय में हम लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया कई तरह की बीमारी फैलाते हैं, जिसमें पहला बीमारी है सिफिलिस। इसमें बांझपन वगैरह आ जाता है, औरतें बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देती हैं। इसके बाद टीबी, जिसे क्षय रोग बोलते हैं हम लोग, टर्बोक्लोसिस, ये लंग डिजीज है और इस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद हम लोग समझते हैं प्लेग। 1700 आज से 1700 साल 1700 BC में प्लेग आया था चाइना में। कई प्लेग, डांसिंग प्लेग जो ब्रिटेन में आता, लोग नाचते नाचते मर जाते थे, इस तरह के प्लेग हुआ करते थे। जब यह प्लेग कई समय से आया, ऐसा नहीं। इंडिया में 1800 के आसपास, 1855-56 के आसपास प्लेग आया था, 1857 का, और वो बहुत जानलेवा था। प्लेग जब आया था गांव के गांव साफ हो जाते थे, क्योंकि उस समय इस सब की कोई इलाज नहीं होता था। इस विषय में हम लोग समझेंगे कि कई साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी दवा खोज ली। इसके बाद पढ़ते हैं डिप्थीरिया, ये जिसका टीका डीपीटी लगता है और ये मानसिक बीमारी है डिप्थीरिया। इसे ब्रेन, टाइफाइड, गंदा पानी पीने वगैरह से हो जाता है, यह भी एक बैक्टीरियल बीमारी है। इसके अलावा काली खांसी, जिसमें खांसी रुकती ही नहीं है। टिटनस, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी, इसे लॉक जॉ भी कहते हैं, जबड़ा अकड़ जाता है। यह न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं। जब नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, हमारी शरीर अकड़ जाती है, ऐसे अकड़ जाएगी, पीठ उठ जाएगा, सांस नहीं लिया जाएगा, कोई सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत दर्द होगा। ऐसा नहीं कोई सिग्नल नहीं, मैंने ब्रेन एक्टिव रहता है, लेकिन बहुत दर्द होता है और भयानक मौत आती है। कुष्ठ रोग, जिसे कोढ़ की बीमारी बोलते हैं, यह भी एक बीमारी एक समय का टाइम चलती है। ऐसा एक मान्यता है, माइथोलॉज है, माइथोलॉजिकल, यानी कि दंत कथा है, जो कि बहुत बेबुनियादी है। ऐसा कहा जाता था कि साईं बाबा जो हैं, इससे किसी भी कोढ़ी को छूकर, कोढ़ी व्यक्ति को छूकर उसकी लेप्रोक्रेसी को ठीक कर देता है। लेप्रोसिस की इंग्लिश नाम है, इसको ठीक कर देता है। हालांकि ऐसा कोई तार्किक वर्ड नहीं है। हैजा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, और निमोनिया, जो कि कोरोना का ही सबसे छोटा रूप है। यह 1 साल से या 1 दिन के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे तक को होता है। निमोनिया का ही बड़ा भाई टीबी है, ये भी लंग्स डिजीज है, निमोनिया भी लंग्स डिजीज है। इसके अलावे जो आज कोरोना है, ये भी लंग्स डिजीज है, ये हमारे लंग्स डिजीज है। और इस तरह से यह हमारे लंग्स को सांस लेने में मदद नहीं करते। लंग्स में भर जाएंगे, सांस लेने ऑक्सीजन जाएगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग दम घुट के मर जाएंगे। कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनिमल में बीमारी फैलाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, जानवरों को भी टीबी होती है। टर्बोक्लोसिस, टीबी, नॉट टीबी, टीबी का मतलब होता है दुर्दर्शन। टीबी एक बीमारी है, टर्बोक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो एंथ्रेक्स होता है, जिसे हम लोग के बोलचाल के भाषा में, लोकल बोलचाल की भाषा, खोरहा कहा जाता है। यह पैर, गाय के खूर के बीच में एक कीड़ा लग जाता है और मुंह में ये लग जाता है, गाय के मुंह में, जिससे गाय का मुंह चलता ही नहीं, मुंह एकदम पैक हो जाएगा, मुंह खुलेगा ही नहीं, वो खाना पीना छोड़ देगी या कुछ देर में ही मर जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड होते हैं, जिसमें फ्लू, कॉलरा, डायरिया, इस तरह की बीमारी होती हैं। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे सारा शरीर का पानी जब हो जाए, लूज मोशन जिसे बोलते हैं हम लोग, इतना लैट्रिन होगा, इतना शरीर का सारा पानी निकल जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसके बाद समझते हैं वायरस को। वायरस भी सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे लिविंग और नॉन लिविंग के श्रेणी में रख दिया जाता है, क्योंकि जब तक डेड चीजों पर टिका हुआ है तो मरा हुआ है। जैसे ही ये हमारे शरीर पे आएगा, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी यह वायरस जब तक नॉन लिविंग चीज पे है, ये भी नॉन लिविंग है, जैसे ही लिविंग चीज पाएगा, इससे एनर्जी लेके मेरे शरीर से, और मेरे शरीर में करोड़ों वायरस का जन्म कर देगा। मात्र 24 घंटे में ही अरबों वायरस का जनसंख्या बढ़ जाती है और पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगा। वायरस जिसकी साइज 20 MU से लेकर 300 म्यू तक होता है। अगर लैंग्वेज में बात करें तो 1 मीटर का सिर्फ 1 करोड़वा भाग के साइज के बराबर होता है वायरस। 1 मीटर का 1 करोड़वा भाग, 1 मीटर को 1 करोड़ भाग बार में तोड़ देंगे तो उसका छोटा सा टुकड़ा वायरस का होता है। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, क्योंकि यह सामान्य सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए हाई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद किया गया तब यह देखा गया। इसके बॉडी में कुछ भी नहीं होता है, स्पाइक प्रोटीन का कवर होता है। इसके बॉडी में कुछ भी पाया नहीं जाता, एक न्यूक्लियस होता है
और कुछ एनर्जी के सोर्सेज माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, और या एसेलुलर, ऐसे एनिमल को ऐसे माइक्रो एसेलुलर का जिसके बॉडी में सिर्फ एक चीज हो और कुछ नहीं, यानी कि इसके बॉडी में न्यूक्लियस है और स्पाइक प्रोटीन। जो हमारा कोरोना होता है, जैसे ये कोरोना हो गया, इस पर ये ऐसे ऐसे जो टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, यही स्पाइक प्रोटीन है। जब हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन ले जाने वाले लंग्स होते हैं, लंग्स में जो, तो इसकी खासियत यही है कि जिसका टेंटिकल्स ये जो है इससे मैच कर जाएगा तो ये उस चीज को अंदर लेके चली जाएगी। यानी कोरोना वायरस को जब जाना होगा तो अपने टेंटिकल्स को हमारे लंग्स के टेंटिकल्स से मैच करा देगा, और जैसे ही फिट बैठा तो यही टेंटिकल्स, हमारे लंग्स का टेंटिकल्स, उसको लेके अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश कर। अगर एक बार ये अंदर चला जाता है तो एक ही दिन में करोड़ों की जनसंख्या फैला देता है और तुरंत लंग्स भर जाएगा, सांस फूल जाएगी। कोरोना से अधिकांश मौतें दम फूलने से हुई हैं, सबसे ज्यादा मौतें। इसके बाद हम लोग कई तरह के, या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की श्रेणी में आता है। चेचक, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जिसे माता का रोग भी कहते हैं, दाने दाने शरीर को हो जाते हैं। इसके दवा के खोज की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि समझते हैं, एक साइंटिस्ट हैं, कौन? एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जीनर। इन्होंने एक बच्चे को, इन्होंने जब इनके टाइम में, यानी कि 1798 में स्मॉल पॉक्स की खोज हो गई थी, इसकी दवाई की खोज हो गई थी, तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि जिस व्यक्तियों जो यादव श्रेणी के लोग हैं, यानी जो गाय पाले हुए हैं, तो गाय में एक बीमारी होता है काउपॉक्स। जिसको भी गाय का बीमारी काउपॉक्स है और वो व्यक्ति काउपॉक्स वाले गाय के पास रहता है तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं पकड़ रही है। एडवर्ड जेनर को जो बात हिंट किया, उन्होंने एक 8 साल के बच्चे को पकड़ के लाया और उसके अंदर सबसे पहले काउ पॉक्स का वायरस डाला, तो लड़का को काउ पॉक्स हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस को उसके शरीर में डाला, तो देखा कि वह स्मॉल पॉक्स से प्रभावित ही नहीं हुआ, यानी उसको स्मॉल पॉक्स चेचक हुआ ही नहीं। जब नहीं हुआ तो उन्होंने इस तरह से इसका दवा इजाद कर दिया। तो गाय से एक हुई बीमारी में, गाय में हुई एक बीमारी से ही चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की दवा तो खोज एडवर्ड जेनर ने 1758 में किया था। किसकी बीमारी द्वारा? गाय की बीमारी से, काउ पॉक्स, गाय में भी एक बीमारी होती है। इसके बाद करते हैं पोलियो, जिसका खोज जानस सल्फ ने किया था। इसके बाद होता है डेंगू, जो एडिस मच्छर काटने से होता है। दूसरा चीज, एडिस मच्छर जब काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा। फ्लू, जैसे स्वाइन फ्लू, निपाह चमगादड़ द्वारा फैलाया गया था। स्वाइन फ्लू, स्वाइन का मतलब होता है ना सुअर, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। यह बीमारी सबसे पहले सुअरों द्वारा फैलाई गई थी, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू के नाम से दे दिया गया। आज कोरोना हम समझ सकते हैं। रेबीज, जो कुत्ते काटने से होता है, कुत्ता में बैक्टीरिया वायरस पाया जाता है रेबीज। जब वह कुत्ता तुमको काट ले, कोई भी कुत्ता काटेगा तो नहीं, अगर कुत्ते को रेबीज हुआ है और वह तुमको काटेगा तो ही रेबीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग खसरा समझ सकते हैं। गलसुआ यानी कि मम्पस, गलसुआ यानी गाल इधर का होता है गलसुआ, जिसमें टॉन्सिल एकदम फूल जाता है, कुछ भी घोट नहीं पाते हैं, सांस नली भी दबने लगती है, दम घुट जाएगा, ऐसा हो जाता है, बहुत दर्द होता है। हालांकि यह वायरस द्वारा होता है, इसका भी इलाज कर लेते हैं लोग। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए बी सी। इस यह हेपेटाइटिस लीवर को डैमेज करता है। सबसे पहले बिलिरुबिन की मात्रा को बढ़ा देगा, जो हमारे पूरे शरीर को पीला कर देगा, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ये बात हम लोग इस बार पढ़ेंगे। इसके बाद है जापानीज इन्फ्लेटिस। यह एक ऐसी बीमारी है जो क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। इसमें ब्रेन प्रभावित होता है, ब्रेन इतना, दिमागी बुखार भी इसको समझते हैं। जब दिमागी बुखार, पूरा शरीर ठंडा रहेगा और तुम्हारा ब्रेन बहुत गर्म हो जाएगा और इससे भी मौत हो जाती है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए इतने खतरनाक है। और भी इसकी खराबियां हैं जिसे इस बोर्ड पर समझाना बहुत मुश्किल है। यह कुछ बेसिक बीमारियां हैं जिसके बारे में एग्जाम में आते हैं। इस तरह से आप हमारे PDF में देख सकते हैं, इस बीमारियों के बारे में और भी डिटेल से समझाया गया है। इसके बाद समझते हैं एनिमल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसे फूड और माउथ, जैसे ऐसे वायरस है जो गाय के मुंह में लग जाते हैं, एंथ्रेक्स एक बीमारी। इसके बाद है रेंडर पेस्ट, एक बीमारी है जो प्लेग की तरह ही है, जो काऊ को गाय पॉक्स की तरह ही समझ सकते हैं, यह हो जाता है। इसके अलावा फॉल पॉक्स,
रैनीखेत ये चिड़ियाओं में ज़्यादा होता है। रैनीखेत वो खाना पीना छोड़ देंगी और कुछ दिन बाद सुस्त होकर मर जाएंगे, ऐसी बीमारी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं फंगस के बारे में। हालांकि वायरस हमें कोई फायदा नहीं, अब तक ऐसी वायरस खोजा नहीं गया जो मानव को लाभ पहुंचा सके। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खासियत है कि आज हमारा जो भी चीज़ सड़ रहा है, जिसको हम लोग कचरा का बम फेंक देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ सड़ेगी नहीं, ज़्यादातर बीमारियां फैलाएंगी और बदबू फैलाएंगी। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करके मिनरल का फिक्सीकरण करते रहते हैं सॉइल में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग समझते हैं फंगस के। फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके जिससे हम लोग फंगस, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ब्रेड लगता है, जब ब्रेड सड़ता है उसमें व्हाइट रंग का कॉटन के तरह भुइया लग जाता है, उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भुइया बोलते हैं। फफूंदी ब्रेड पे वो हरे रंग का हो जाता है। इस तरह से ये ज्यादातर मोस्ट इलाकों में पाया जाता है जहां नमी हो, मॉइस्चर। ज्यादातर फंगी सेप्रोट्रॉपिक होता है। सेप्रोट्रॉपिक वैसे एनिमल को कहते हैं, जैसे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो सड़े गड़े जीवों पर ही ग्रो करते हैं। जो माँ से सड़ रही उसी पर वो ग्रो कर जाएगा और उसे डिकम्पोज कर मिट्टी में मिला देगा। इसके अलावा यह मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसा कि आप ईस्ट को समझ सकते हैं, मोल्ड्स को समझ सकते हैं। मोल्ड्स काई की तरह होता है, जैसे पानी में लार के तरह लहरा जाएगा, ऐसा आप मोल्ड्स देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मोल्ड्स कैसा होता है। इसके अलावा आप लोग मशरूम को समझ सकते हैं। आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, कई तरह का मशरूम गोबर को उगते हैं, कई तरह के मशरूम इतने जहरीले होते हैं खा लेने पर फूड पॉइजन हो जाए। पूरी दुनिया में जितने भी मशरूम होता है उसमें से सिर्फ 10 मशरूम को ही, 10 टाइप के मशरूम को ही हम लोग खा सकते हैं। इसके बाद जो भी खाएंगे जो लाल होते हैं, पीले होते हैं। एक लाइकेन होता है जिसे हम बताएं कि ये बनता है, लिटमस पेपर बनता है। तो इस तरह समझते हैं। आगे समझते हैं लाइकेन भी इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद पेनिसिलिन। आप लोगों ने पेनिसिलिन का नाम तो सुना ही होगा, इसी से इंसुलिन की दवा बनी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने 1929 में इंसुलिन दवा की खोज की। उससे पहले जब जिसको शुगर हो जाता है इंसुलिन की सुई पड़ती है। कुछ बीमारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्जिमा आप समझते हैं, फंगस से ज़्यादातर ऐसी बीमारियां होती है जैसे स्किन रिंग वर्म लग जाते हैं, जैसे कि हम लोग के पैर के नाखूने सड़ जाती हैं क्योंकि फंगस मिट्टी में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसा कि हमने कहा था कि मोस्ट इलाकों में रहते हैं तो नाखूने सड़ जाते हैं वो फंगस की वजह से। कुछ लोग के बाल गंजे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ये भी फंगस की वजह से होता है। इसके अलावा एक्जिमा, एथलीट फूट जिसे फलेरिया हम लोग समझते हैं, किसी किसी का पैर बहुत हाथी जैसा मोटा हो जाता है। तो इस एथलीट का खोज भी 1857 में किया गया था। और इस फंगस से दवा बनाने वाले नहीं, हम लोग 1857 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक। तो जो एथलीट फूट होता है, हालांकि लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की क्रिया का खोज किया था। जैसे कि फंगस से हम लोग शराब बना सकते हैं, शराब बनाने का अल्कोहल बना सकते हैं। अगर शुगर में ईस्ट को डाल दिया जाए, ईस्ट मिला दिया जाए, चीनी लेकर घोल दिया जाए, उसमें ईस्ट का पाउडर डाल दिया जाए, तो वो धीरे धीरे 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक उसे डिकम्पोज करके उस कंटेंट को यानी उस मिनरल को अल्कोहल में बदल देगा। तो फर्मेंटेशन को लुईस पास्चर ने 1857 में किया था। LP यानी लुईस पास्चर यानी कि फर्मेंटेशन, यह नाम आप लोग याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है कि फर्मेंटेशन का खोज किसने किया था। तो 1857 में लुईस पास्चर ने किया था। इसके बाद रिंग वर्म, जैसा कि समझ सकते हैं, गोल पैर के पास हो जाता है, गोल दांत की तरह, जितना खुजलाएंगे वो फैलते जाएगा। गर्दन के पास होता है, ये हमेशा कंजेस्टेड जगह पर होता है। इस तरह से हम लोग समझते चलेंगे। फंगस से कई बीमारियां होती हैं, इसके बावजूद फंगस के कई फायदे हैं। इस फायदे को हम लोग आगे समझते हैं। फिलहाल बीमारी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन किस प्रकार से हैं ये समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग समझ लिए, मॉइस्ट जगह पर वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, माने गर्मी जैसा और गर्मी और नमी दोनों होना चाहिए। ऐसे तरह ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, दूसरे का बॉडी में जाकर बीमारी फैला देते हैं, जैसा हम लोग समझ चुके हैं।
आते हैं प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं। प्रोटोजोआ को हम लोग फर्स्ट एनिमल के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि धरती पर सबसे पहला आने वाला जीव अमीबा, ये प्रोटोजोआ संघ का है। प्रोटोजोआ एक संघ है, यानी कि एनिमल किंगडम की एक श्रेणी है जिसे प्रोटिस्टा किंगडम का माना जाता है। यह यूनिसेलुलर होता है और इसमें क्लोरोफिल इसमें भी नहीं होता, इसमें बिल्कुल ही क्लोरोफिल नहीं होता। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ का श्रेणी का है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना सकता है, यानी कि उसमें जिसमें भी क्लोरोफिल हो। एक उसी तरह लीफ स्लंग है, लीफ स्लंग एक ऐसा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके या एनिमल है लेकिन इसके शरीर में, इसके टेंटिकल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी अपना भोजन बना सकता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम और ट्राइपैनोसोमा, इस तरह के कुछ प्रोटोजोआ के नाम हैं। आगे हम लोग समझते हैं इनसे होने वाली बीमारी पेचिस, कालाजार, प्लाज्मोडियम। कालाजार जैसे कि प्लाज्मोडियम जब बैक्टीरिया का प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का नाम है। यह मादा एनोफ्लीजा के डंकों में पाया जाता है। जब मादा एनोफ्लीजा जब काटती है तो इसी प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, इस समय मलेरिया हो जाता है। एक बीमारी होती है जो सीसी मक्खी, सीसी मक्खी काटने से होता है। हालांकि सीसी ऐसे नहीं, सीसी एक मक्खी का नाम है सीसी, जो अफ्रीका में पाया जाता है, अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, हमारे सुंदरबन में भी पाया जाता है। इस सीसी मक्खी काटने से हमें सोने की बीमारी होती है। अगर प्रोटोजोआ अगर बॉडी पर अटैक कर दे, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमें नींद आती है। हालांकि सेरोटोनिन की मात्रा नींद के लिए जिम्मेवार है। पायरिया जो दांत में आप होता है, देखते हैं दांत से खून आने लगता है। जिसको मलेरिया हो जाए वो सिंकोना एक पेड़ है, इसके छाल से कुनैन निकलता है। इसी कुनैन को घोल कर पिलाने से मलेरिया ठीक हो जाता है। जिसको मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, पपीता का पत्ता वगैरह का भी यूज कर लेते हैं। सहजन का पत्ता का शुगर में यूज कर लेते हैं, जिसको शुगर हो जाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। कई तरह के एल्गी होते हैं जिसे हम लोग खा नहीं सकते। अलग अलग एल्गी, ऐसे मेनली एल्गी में क्लोरोफिल होता है, इसके बावजूद एल्गी के अलग अलग कलर भी पाए जाते हैं। इस बारे में हम समझते हैं। एल्गी 1 mm से लेकर 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। माइक्रो माने छोटे हो सकते हैं, जैसे फंगस छोटे से बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इस तरह से प्रोटोजोआ भी हम समझ सकते हैं। एल्गी को लैटिन में सी वीड्स के नाम जाते हैं। वीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, समुद्र में जैसे खरपतवार। और यह भी मॉइस्चर, जहाँ मॉइस्चर है यानी कि पूरी नमी, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। वार्म और नमी वाले जगह पे ये पाए जाते हैं। यह यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही होते हैं। इनमें ना लीफ होता है ना रूट होता है, यानी कुछ भी नहीं। ये थैलोफाइटा के श्रेणी में आते हैं। हम लोग थैलोफाइटा के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। इस तरह से हम लोग समझते हैं एक थैलोफाइटा प्लांट किंगडम का एक ऐसा श्रेणी है जिसमें ना बस थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें पत्ता नहीं होता है, रूट नहीं होता है, स्टीम नहीं होता है, फ्लावर नहीं होता है, कुछ भी इसमें पाया नहीं जाता, बस एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। और इसी से यह एक, और इसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन बना रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ क्लोरो कह रहे हैं, कुछ एल्गी जिसे हम लोग खा सकते हैं, कुछ ऐसे जिसे हम नहीं खा सकते हैं। कुछ एल्गी की बात कर लेते हैं, जिसे क्लामिडोमोनास, डोमोनस और स्पाइरोगाइरा, ये ऐसे एल्गी हैं जो हमें समुद्र में कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। फिर वोल्वॉक्स, सीवीड्स जापानीज लोग खाने में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिनरल और प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि हमने बात कहा था कि एल्गी कई कलर के होते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी हरे रंग का होता है, रोडोफाइसी लाल रंग का होता है और फियोफाइसी भूरे रंग का एल्गी है। इसके बाद हम लोग जापानी लोग के बारे में समझते हैं, वो लोग एल्गी को खाने में यूज करते हैं, जैसे कि और चाइनीज भी कई एल्गी है जिसे खाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वल्वा, नोस्टोक। ये दो ऐसे एल्गी हैं, वेल्वा और नोस्टोक, जिसे जापानीज और चाइनीज लोग सलाद के फॉर्म में खाते हैं। ऐसे इसके अलावा एल्गी कई ऐसे यूज है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, कॉस्मेटिक आइटम बनते हैं,
लिपस्टिक, मस्करा, आईलाइनर वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त किस प्रकार के हैं। इस तरह समझते हैं जैसे कि टैनिंग वह क्रिया है जैसे चमड़े को जब हम किसी जानवर का खाल उतारते हैं तो उसके साफ करने की क्रिया होता है, जैसे उस पर के बैक्टीरिया का यह काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है, जिसे चमड़े की सफाई हो जाती है। या आपने देखा होगा ढोलक जो बनते हैं उस पे जो पिटने वाला भाग होता है वो चमड़े का बना होता है, वो कुछ और नहीं, बकरी के चमड़े का और अन्य जानवरों के चमड़े के बनते हैं। इस चमड़े को बहुत घिसना और मेंटेन करना, पतला करना पड़ता है। इससे पहले उसको टैनिंग कर दी जाती है, यानी कि उस पर सफाई करने के लिए, सफाई करने के बाद ही हम ढोलक यूज करते थे। तो चमड़े की सफाई को टैनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग जूट फाइबर वाले यूज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो रेटिंग करते हैं, जो सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर, यानी कि जूट के जो रेसे होते हैं उसको अलग करने का काम बैक्टीरिया द्वारा करा लेते हैं। उस बैक्टीरिया पर डालते हैं, वो जूट के रेसे को अलग निकाल देते हैं, बाकी और उसमें जो खाने वाली चीज़ होती है बैक्टीरिया उसे खाकर खत्म कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग जो दही जमाते हैं वो लैक्टोब्लैसिलस, यह एक सबसे खास बात है। जो लैक्टोब्लैसिलस बैक्टीरिया है दूध को दही में बदल देता है। तो दूध को दही में बदलने की क्रिया को केसीन कैगुलेशन कहते हैं। मतलब कि कैसीन कैगुलेशन इसलिए कहते हैं, कैगुलेशन का अर्थ होता है कि प्रोटीन को दूध जैसे कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जो दूध होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और दही सेमी सॉलिड हो जाता है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो कैसीन कोगुलेशन है, कैसीन प्रोटीन का जम जाना ही कहलाता है, यानी कि इसी प्रोसेस के द्वारा, कैसीन कोगुलेशन के द्वारा ही दही, दूध का दही में बदलना होता है। और इसी प्रोसेस द्वारा लैक्टिक एसिड, लैक्टोब्लैसिलस बैक्टीरिया जो होता है लैक्टिक एसिड उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसे हम कर्ड के रूप में खाते हैं। हमने फ्रेगमेंटेशन की बात की थी। फ्रेगमेंटेशन को जब शुगर को मिला देते हैं, शुगर में मिला देते हैं ईस्ट, तो वो अल्कोहल फॉर्म कर देता है, साथ में CO2 गैस निकलता है। इसके बाद होता है टेंडराइजेशन ऑफ द मतलब मीट, यानी कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जैसे कि मीट वगैरह के, जैसे ऐसे बहुत सारे होटल हैं जो मीट को सॉफ्ट बनाते हैं, हार्ड मीट जिसे खाने में सॉफ्ट होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सुअर के मांस, गाय के मांस, कई तरह के हैवी मांस खाते हैं, जिसको सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत सारे फूड आइटम लोग, जो होटल वगैरह है टेंडराइजेशन करते हैं। टेंडराइजेशन यानी कि मीट को वो मुलायम कर देते हैं, खुला छोड़ देने पर ऑटोमेटिक बैक्टीरिया उस पर बैठकर उसे हल्का फुल्का खाकर उसमें एसिडिक करके उसे सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे जायका भी बढ़ जाता है, खाने का जायका यानी स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग कई बैक्टीरिया से, फंगस से वैक्सीन बनाते हैं। कुछ वैक्सीन जिसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि एस्ट्रेपेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरियोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन। इस तरह के कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो अलग अलग बीमारी में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बैक्टीरिया और कुछ एक एल्गी है जो ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग समझ सकते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सीकरण बहुत आसानी से कर देता है। बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सीकरण बहुत आसानी से कर देता है। इसके अलावा हम लोग और भी बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं। एनाबैनिया है, इस तरह के नोस्टोक है, इस तरह के बैक्टीरिया भी, और साइनोबैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का फिक्सीकरण आसानी से कर देते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सीकरण बस इसलिए जरूरी है कि कोई भी एनिमल या प्लांट, हम लोग प्लांट से नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जा सकता है, यानी नाइट्रोजन को यदि हम लोग डायरेक्ट ले लें तो मर जाएंगे। तो नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में चेंज हो जाए तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सीकरण। और यह दलहन तथा तेलहन वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं। जैसे ऐसे पौधों को लिग्यूमियस प्लांट कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना देते हैं NO, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। जब बिजली कड़कती है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जब यह नाइट्रोजन ऑक्साइड
बारिश की बूंदों में मिल जाता है, तब वो नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में होता है। यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे बारिश की बूंदें में होती है। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और यह एंटीबायोटिक अलग अलग बीमारी में ली जाती है। जैसे हम लोग पेनिसिलिन लेते हैं जो पेनिसिलियम से बना होता है। इस तरह हम लोग आगे चलते हैं कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो लाइटनिंग जब होती है, बिजली कड़कती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा में मिलकर अमोनिया नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में जब ये लाइमस्टोन से मिलता है यानी चूना से मिलता है तो नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। इस तरह से मिट्टी में डिसॉल्व हो जाता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। इसके अलावे कई तरह के राइजोबियम बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है। और दलहन और तेलहन वर्ग के पौधे जिसे लिग्नोमियस प्लांट कहते हैं, जिससे ऑयल और दाल प्राप्त होते हैं, ये भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। हालांकि अरहर और जिसको हम लोग तूर दाल बोलते हैं, तूर दाल जिसे अरहर बोला जाता है, और साथ में राजमा भी, ये दोनों ऐसी दालें होती हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं बदलती हैं। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा राजमा भी नहीं बदलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिफिकेशन में प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंगस द्वारा यह किया जाता है। यह प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं और मिट्टी में अमोनिया की मात्रा को बनाए रखते हैं, जो फर्टिलिटी में काम आती है। इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि जब लुईस पास्चर ने पास्चुरेशन की खोज की थी। पास्चुरेशन से दूध में मौजूद बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। इसमें उन्होंने क्या बताया, या तो दूध को 10 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गर्म किया जाए या 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक गर्म किया जाए। या तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड गर्म किया जाए, 15 से 30 सेकंड, वो फुहारे के रूप में दूध निकलता है और जल्दी ही गर्म होकर बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। या 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए और उससे दूध को 30 मिनट तक खौलाते रहा जाए। तो खौलने का मतलब नहीं, धीरे धीरे हीट होगा और इस हीट पर बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादातर कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सारा टेम्परेचर झेल सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक झेल जाते हैं। 122 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल जाते हैं। एक टार्डिग्रेड है जो माइक्रो जो स्पेस में भी सर्वाइव कर जाता है। अभी खोज चल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरस है जो प्लांटों में भी बीमारियां फैलाती हैं। इस चीज़ को हम लोग अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसा कि हम लोग इस चीज़ को पढ़ लिए और आज के लिए इतना ही।